ओके स्टूडेंट, तो आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व। बट कल तक हम लोग क्या पढ़े हैं, कल तक हम लोग इस चैप्टर के अंदर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये एक्सरसाइज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर का है, चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, तो कल तक हम लोग इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़े हैं उसको इन शॉर्ट में रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम लोग लीनियर इक्वेशन समझे थे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, और लीनियर इक्वेशन में जो वर्ड है इक्वेशन, इसका मीनिंग हम लोग समझे थे। इक्वेशन किसको बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं समथिंग इक्वल्स टू समथिंग। ठीक है ना, कोई चीज़ किसी चीज़ के इक्वल हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। जैसे कि सपोज एक एक्सप्रेशन है 2x + 3 = 0, तो आप देखो यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन है और वो इक्वल है 0 के, तो ये समथिंग हो गया, इक्वल समथिंग, यानी LHS = RHS। ऐसा कोई हमारे पास एक्सप्रेशन हो इस तरह का तो उसे हम लोग इक्वेशन के अंदर डालते हैं। ठीक है ना, वहाँ पे इक्वल टू का मेनली यूज़ होना चाहिए। इक्वेशन का मतलब इक्वल टू का वहाँ पे यूज़ होना चाहिए। तो ये हम लोग कल पढ़े थे इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखे थे कि लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं। लीनियर इक्वेशन तो वैसा इक्वेशन, अब इक्वेशन है तो वेरिएबल आएगा, इक्वेशन है तो उसके अंदर क्या होगा? वेरिएबल होगा, कांस्टेंट होगा। तो वेरिएबल के बारे में भी मैंने बताया था कि वेरिएबल क्या होता है? जिसका वैल्यू चेंज होता है, मतलब सिंबल हो गया। वेरिएबल क्या हो गया? वो वाला सिंबल हो गया जिसका वैल्यू चेंज होता रहता है। कांस्टेंट वो सिंबल हो गया जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता, फिक्स होता है, जिसका वैल्यू क्या होता है? फिक्स होता है। तो वो सिंबल हो गया ये। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखे थे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो लीनियर इक्वेशन उस इक्वेशन को बोलेंगे जिसके पास वेरिएबल, मतलब इक्वेशन है तो वेरिएबल होगा वहाँ पे। तो जिस इक्वेशन में जो वेरिएबल है, जिस इक्वेशन का जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 होगा, जैसे कि आपके पास इक्वेशन है 2x + 3 = 0, ये मैंने अभी एग्जांपल आपको दिखाया। तो इसके अंदर जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है स्टूडेंट x, इसका हाईएस्ट पावर देखो, इसका हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है ना, इसका हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। तो ये इक्वेशन किसके अंदर आएगा? लीनियर इक्वेशन के अंदर आ जाएगा। मतलब वैसा कोई सा भी इक्वेशन आप ले लो, कोई सा भी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है, वो किसके अंदर आएगा? लीनियर इक्वेशन के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये हम लोग देखे थे लीनियर इक्वेशन। ठीक है, हमें यहाँ इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स में हमें पढ़ना है लीनियर इक्वेशन। तो हम लोग कल 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स भी देख रखे थे। क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल? उसको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो ax + by + c = 0, ये होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे वेरिएबल 2 यूज हुआ है, x और y 2 वेरिएबल यूज हुआ है। ठीक है, जिसमें a, b और c को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कोफिशिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, a, b और c को क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट्स। जहाँ पे a, b 0 नहीं, मतलब यहाँ पे ध्यान रखना है कि इस लीनियर इक्वेशन में a 0 नहीं होगा और b भी 0 नहीं होगा, मतलब दोनों 0 नहीं होगा, ना a 0 होगा ना b। अगर a 0 हो गया और b 0 हो गया तो वो फिर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं रहेगा। अब देख लो, अगर a को 0 यहाँ पे रखते हो, 0 × x + 0 × y + c की जगह पे अगर 5 ले लो = 0, तो देखो ये पूरा 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यहाँ पे वेरिएबल रहा ही नहीं, क्या हो गया? 5 = 0। और आप देख सकते हो ये LHS = RHS है क्या? नहीं है, ये ऐसा कभी हो नहीं सकता। इसलिए a और b को कभी 0 नहीं लेते। अगर a और b को 0 लेंगे तो इस तरह का अनडिफाइंड इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से a और b को 0 नहीं लेते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के अंदर a और b को 0 इस वजह से नहीं लेते हैं। ठीक है, c तो कोई भी नंबर ले सकते हैं। ठीक है, a को भी कोई भी नंबर ले लेंगे, b को कोई भी नंबर ले लेंगे, बस 0 नहीं लेंगे। और c तो 0 भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे रेशनल नंबर में कंडीशन होता है ना, p/q होता है फॉर्म, रेशनल नंबर का जनरल फॉर्म होता है p/q, वैसे ही लीनियर इक्वेशन का ये जनरल फॉर्म कहलाता है। लीनियर इक्वेशन का ये जनरल फॉर्म कहलाता है। और यहाँ पे हमें पता है कि वेयर q = 0, ये वेयर का साइन होता है, ये जो साइन है वेयर का साइन है। ठीक है, जैसे मैथ में ये सिंस का साइन होता है, देयरफॉर का साइन होता है, ये वेयर के लिए यूज़ करते हैं, वेयर के लिए। तो p/q रेशनल नंबर का जनरल फॉर्म होता है, जहाँ पे q 0 नहीं होता। सेम लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म ये वाला होता है, और यहाँ पे a और b 0 नहीं होता, c कुछ भी हो सकता है, और a 0 के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है, b 0 के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये हम लोग देखे थे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म। ठीक है, लेकिन चैप्टर का नाम जो है स्टूडेंट, चैप्टर का नाम जो है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल।
तो हमें जो लीनियर इक्वेशन है उसको मतलब हमें दो लीनियर इक्वेशन एक साथ पढ़ना है। पेयर का मतलब दो, टू इन क्वांटिटी, मैंने बताया था टू इन क्वांटिटी, क्वांटिटी में कितना होना चाहिए टू, तो उसी को हम लोग पेयर बोलते हैं। तो हमें लीनियर इक्वेशन ही पढ़ना है, बट दो लीनियर इक्वेशन पढ़ना है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इसी तरह दूसरा इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ जो अभी तक पढ़े थे, ताकि हम लोग एक्सरसाइज करने में आसानी हो, समझ में आसानी से आ जाए। ठीक है, ईजिली आ जाए, इस वजह से मैं आपको एक्सरसाइज करा रहा हूँ कि आपको एक्सरसाइज ईजिली समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम लोग देख लिए कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब इसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को जनरल फॉर्म में हम लोग लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाता है। अब इसके अंदर ध्यान दो, इसका सॉल्यूशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं, तो दो मेथड है इसका, एक तो ग्राफ वाला मेथड है, ग्राफिकली सॉल्व करते हैं, और एक है अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, अलजेब्रिक मेथड जो आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड याद करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, उसके बाद एलिमिनेशन मेथड, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो। यहाँ आप क्या पढ़ोगे, ग्राफिकल मेथड सीखोगे। ठीक है, और 9th क्लास में आप ग्राफ भी सॉल्व करना सीखे थे, बट आप यहाँ पे ग्राफिकली सॉल्व करना सीखोगे कि दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसको सॉल्व करने के लिए जो कोफिशिएंट है इसका, इस वाले इक्वेशन का कोफिशिएंट क्या होगा, a1 b1 और c1, और इस वाले इक्वेशन का कोफिशिएंट क्या होगा, a2 b2 और c2। ठीक है, इस वाले का a1 b1 और c1, और इस वाले का a2 b2 और c2 कोफिशिएंट होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए इनके कोफिशिएंट का रेशियो लेते हैं, रेशियो यानी a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, और उनको कंपेयर करते हैं। ठीक है, कैसे कंपेयर करते हैं, सबसे फर्स्ट हम लोग कंपेयर करते हैं a1 a2 नॉट इक्वल्स टू b1 b2, ये फर्स्ट कंडीशन हमें मिलता है ग्राफिकली जब हम सॉल्व करते हैं। तो इस केस में जब आपको इस तरह का आप जब रेशियो का कंपेयर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के रेशियो को कंपेयर किए, और आपके पास क्या आया, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, तो इसमें जो ग्राफ बनेगा स्टूडेंट, इसके अंदर जो आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, कल मैंने बताया भी था कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होता है, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। तो जब आपके पास कंपेयर किए रेशियो को, किसके रेशियो को, कोफिशिएंट के रेशियो को जब आप कंपेयर किए, और जब आपके पास ये वाला कंडीशन आएगा, तो ग्राफ यहाँ पे इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनेगा। ग्राफ कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग, मतलब लाइन जो दो लाइन बनेगा, इस वाले से जो लाइन बनेगी और इस वाले से लाइन बनेगी, वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी और एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा ना, वह जो है इस ग्राफ का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो अगर आपसे पूछा क्या जाएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा जाएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो वो क्या होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 हो जाएगा। और 1 को हम लोग क्या लिखते हैं मैथ में, यूनिक सॉल्यूशन, मतलब यूनिक मतलब एक सॉल्यूशन। तो समझ में आया। और अगर एक सॉल्यूशन आपके पास आ गया, एक भी सॉल्यूशन आ गया, तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, मतलब सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, उसका नेचर ऑफ सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूशन। तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगा आपके पास, नेचर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो कंसिस्टेंट हो जाएगा, कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो हम लोग क्या सीखे यहाँ से कि जब हम रेशियो को कंपेयर करेंगे और ये वाला रेशियो हमें मिलेगा फर्स्ट, ठीक है, अगर ये वाला रेशियो मिलता है तो उसका ग्राफ इंटरसेक्टिंग बनेगा। नंबर ऑफ सॉल्यूशन उसमें एक आएगा, और एक को हम लोग मैथ में क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करके देखेंगे, यही हमें करना है। देखो आप पढ़ो इस एक्सरसाइज में, यही करना, कंपेयर करना है रेशियो को और बताना है कि कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। तो आपको यहाँ पे वही चीज़ करना है, लेकिन ये तो फर्स्ट कंडीशन है, एक कंडीशन से आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो दो और कंडीशन है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है,
जो चीज़ मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा दिया इसको आप पॉज करके वीडियो को क्या करना है, आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है, जल्दी जल्दी कॉपी करना है। जब तक रफ भी करता हूँ तब तक भी आप कॉपी लेकर के बैठा करो, कॉपी पेन, और उस पर कॉपी कर लिया करो। दूसरा कंडीशन देखो, दूसरा कंडीशन क्या होता है, जब A1/A2 इक्वल हो गया, अभी तो आया था नॉट इक्वल, अभी क्या आया था, ये नॉट इक्वल आया था, लेकिन ये इक्वल आ गया, तो अगले वाले रेशियो पर चलेंगे, थर्ड रेशियो, ये फर्स्ट रेशियो हो गया, ये सेकंड रेशियो हो गया। अब C का C1/C2 इस पे चलेंगे तो ये नॉट इक्वल हो जाएगा, मतलब A1/A2 इक्वल हो गया B1/B2 के, और नॉट इक्वल हुआ C1/C2 के। तो इस केस में जो है ग्राफ कैसा बनेगा, इस केस के अंदर जो ग्राफ आप ड्रॉ करोगे तो वो पैरेलल आएगा, ठीक है। जब आपको ऐसा मिलेगा, कंपेयर करोगे रेशियो, और रेशियो का कंपैरिजन आपका इस तरह का आएगा, A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, तो जो वहाँ पे ग्राफ होगा वो कैसा होगा, पैरेलल होगा। दो स्ट्रेट लाइन तो बनेगी, ऑलवेज दो स्ट्रेट लाइन बनेगी, बिकॉज ये लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर इक्वेशन में हमेशा क्या होता है स्टूडेंट, स्ट्रेट लाइन बनता है ग्राफ। तो स्ट्रेट लाइन तो ग्राफ बनेगा ही बनेगा हमेशा, बट यहाँ पे ग्राफ दो स्ट्रेट लाइन कैसा होगा, वो दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कभी नहीं कट करेगा, कैसा होगा, पैरेलल होगा। जब कट नहीं करेगा तो एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि सॉल्यूशन अभी हम लोग देखे थे, एक बार कट किया था तो एक सॉल्यूशन आया था, मतलब एक बार भी नहीं कट करेगा, एक बार भी ये नहीं कट करेगा। पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे को कट करती है क्या, नहीं करती, तो एक बार भी कट नहीं करेगा, तब यहाँ सॉल्यूशन क्या होगा, तब यहाँ पे पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो क्या होगा, तब यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0 होगा। भाई कट ही नहीं कर रहा है लाइन कट नहीं कर रहा, तो सॉल्यूशन क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सॉल्यूशन तो आया ही नहीं, तो जब सॉल्यूशन नहीं आएगा, मैंने अभी बोला था ना, सॉल्यूशन आएगा तो कंसिस्टेंट, नहीं आएगा तो इनकंसिस्टेंट। यहाँ सॉल्यूशन ही नहीं आया तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। ये सेकंड हो गया कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या था, A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2, और उस पर मैंने बता दिया कि उस पर ग्राफ कैसा आएगा, इंटरसेक्टिंग, ठीक है, और उसमें सॉल्यूशन एक आएगा, और एक भी सॉल्यूशन आ गया तो वो क्या किसके अंदर आ जाएगा, कंसिस्टेंट के अंदर, और ये इनकंसिस्टेंट। अब हम लोग दो कंडीशन जान चुके हैं, दो कंडीशन के भी बेसिस पे अगर इसको सॉल्व करते हैं तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। एक और कंडीशन रह गया, थर्ड कंडीशन, उसे भी हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है। तब तक आप इसे पॉज करके नोट कर लो जल्दी से। देखो थर्ड कंडीशन क्या है स्टूडेंट, थर्ड कंडीशन है कि A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, मतलब इस बार तीनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। जब तीनों इक्वल हो गया, रेशियो, फर्स्ट रेशियो, सेकेंड रेशियो, थर्ड रेशियो, तीनों रेशियो इक्वल हो गया, तब इस केस में जो ग्राफ होगा वो कैसा ग्राफ होगा, तो ग्राफ तो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन ही होगी, ग्राफ हमेशा कैसी होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी, चाहे वो स्ट्रेट लाइन कैसे भी बने, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, चाहे कैसा भी स्ट्रेट लाइन बने, बट ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा स्टूडेंट, स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन ही होगा। बट दो इक्वेशन है, पेयर हम पढ़ रहे हैं ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो दो इक्वेशन है, तो दो इक्वेशन है, तो एक का तो स्ट्रेट लाइन आ गया, दूसरे का भी स्ट्रेट लाइन आएगा, लेकिन वो कैसा होगा, वो इसी के ऊपर होगा। आप करके देखना, वो वाला स्ट्रेट लाइन इसी के ऊपर होगा। आप बुक में भी जा करके देखो, बुक में भी ऐसा एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो स्ट्रेट लाइन पहले वाले स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही बनेगी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह के ग्राफ को क्या बोलते हैं, इस तरह का ग्राफ, जैसे उसका हम लोग इसको बोलते थे इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, इसको बोलते थे पैरेलल लाइन, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। देखो कोइंसिडेंट लाइन बोला जा रहा है, ये कंसिस्टेंट है और ये कोइंसिडेंट लाइन है, ठीक है, ये दोनों में डिफरेंट है। कंसिस्टेंट अलग चीज़ है और कोइंसिडेंट मतलब, कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक आना, ठीक है, ऐसा ग्राफ बनेगा। और सॉल्यूशन कितना आएगा, सॉल्यूशन का संख्या कितनी होगी,
नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा। तो आप देखो ये ग्राफ एक दूसरे को क्या कर रहा है, दोनों लाइन एक दूसरे को बार बार कट कर रहा है, बार बार यानी बहुत बार कट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे सॉल्यूशन हो जाएगा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। समझ में आया। थर्ड देखो, ग्राफ भी हो गया, ग्राफ हो गया, सॉल्यूशन आ गया। इसके बाद जब सॉल्यूशन आता है तो इसको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। इसको किसकी कैटेगरी में रखते हैं, कंसिस्टेंट। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तीनों कंडीशन हम लोग पढ़ लिए, अब इन तीनों कंडीशन की हेल्प से इस वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ बोर्ड पे लिखाया जाए उसको नोट डाउन करते जाओ फटाफट। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा a1 क्या है स्टूडेंट, तो क्या बोलोगे 2, b1 क्या है -3, साइन के साथ लेना, ध्यान रखना साइन के साथ, जो साइन है ना उसका उसके साथ लोगे। c क्या है 8। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जब भी c1 लिखोगे या c2 लिखोगे तो c1 या तो राइट साइड में होना चाहिए, c1 c2, या तो लेफ्ट साइड में होना चाहिए। अभी c1 c2 किधर है, राइट साइड में है, या तो लेफ्ट साइड में हो दोनों या तो राइट साइड में हो, तभी c1 और c2 लिखेंगे। a2 देखो, a2 क्या होगा यहाँ पे स्टूडेंट 4, b2 क्या होगा स्टूडेंट -6 और c2 क्या होगा 9। अब आप इसका कंपैरिजन करो, a1 अपॉन a2 क्या मिलेगा आपको, a1 अपॉन a2 तो 2 अपॉन 4 मिलेगा, ये 4 है, 2 अपॉन 4 मिलेगा। b1 अपॉन b2 ये क्या मिलेगा -3 -6, माइनस कट 3 अपॉन 2 कितना आ गया 1 अपॉन 2, 3 अपॉन 6, और ये भी 1 अपॉन 2 आ गया। अब c1 अपॉन c2 निकालेंगे, ये क्या आएगा भाई 8 अपॉन 9। बट अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे कौन सा कंडीशन आ गया, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। देखो अभी ये सेकेंड वाला कंडीशन आ गया। तो अगर आपसे पूछा जाए इस कंडीशन पे ग्राफ कैसा बनेगा, तो सर पैरेलल बनेगा। अब पूछा जाएगा कि पैरेलल बनेगा तो सॉल्यूशन कितना आएगा, तो सॉल्यूशन कुछ भी नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नहीं आएगा तो वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। तो ये वाला क्या हो गया आंसर, इसका आंसर क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट यही आपको इस तरह से पता करना है और कंडीशन पे जाके चेक करना है। जैसे मैंने ये कंडीशन चेक किया, वैसे और भी मैंने 2 कंडीशन बताया है, आप खुद करके चेक करो इन सारे क्वेश्चन का, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस तरह से ये सब एक्सरसाइज पूरा सॉल्व होगा। एक्सरसाइज 4.1 इस तरह से सॉल्व होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो पहला मैंने ये वाला चेक कर दिया। अब बच कौन सा गया कंडीशन, फर्स्ट वाला कंडीशन बच गया। क्या था फर्स्ट वाला, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ऐसा आया तो क्या होगा, कंसिस्टेंट। क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। वहां पे सॉल्यूशन कितना होगा, एक सॉल्यूशन होगा। ग्राफ कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, दूसरा एक और रह गया कंडीशन, तीसरा कंडीशन क्या रह गया, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। जब ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होने पर भी कंसिस्टेंट के अंदर आएगा। सॉल्यूशन इनफिनाइटली सॉल्यूशन आएगा। ग्राफ कैसा बनेगा, एक ही स्ट्रेट लाइन पे दूसरी स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया स्टूडेंट कैसे करना है। ठीक है, अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके बाद का क्वेश्चन करेंगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन करेंगे। आप फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लोगे आज। ठीक है, मैंने रिवाइज भी करा दिया, कल तक क्या पढ़ाया था उसको मैंने रिवाइज भी करा दिया आज के वीडियो लेक्चर में। ठीक है, जो अगर आपने पहले का वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो उसे भी जाकर के एक बार देख लीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।